डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। 25 मई को एक डॉलर की कीमत 95 रुपए 20 पैसे थी। ऐसे में सरकार और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे अपने स्तर पर दखल देकर रुपए को और ज्यादा गिरने से बचाएं या फिर उसे पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दें ताकि रुपया गिरकर अपने सही स्तर पर खुद ब खुद टिक सके। और क्या ये दोनों विकल्प इतने ही सिंपल है? नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आज के एक्सप्लेनर में हम 4 पॉइंट्स से इस बात को समझेंगे कि रुपये को गिरने देना चाहिए या उसे डिफेंड करना चाहिए। पहला पॉइंट, कैसे तय होती है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। दूसरा, रुपए को लगातार गिरने देने में क्या समस्या है। तीसरा, आरबीआई कब तय करता है कि रुपए को गिरने से बचाना है। और चौथा, क्या इस तरह रुपए को गिरने से बचाने का कुछ फायदा है। सबसे बुनियादी सवाल से बात शुरू करते हैं, कैसे तय होता है डॉलर के मुकाबले कि रुपए की कीमत इतनी रहेगी। इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमिक एडिटर उदित मिश्रा अपने आर्टिकल टू डिफेंड और नॉट टू डिफेंड द रूपी दैट इज द क्वेश्चन में लिखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पूरी तरह से फॉरेक्स मार्केट में दोनों की डिमांड और सप्लाई पर टिकी होती है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया का ऐसा बाजार है जहां अलग अलग करेंसी जैसे डॉलर, रुपया, यूरो को आपस में बदला, खरीदा और बेचा जाता है। सीधा सा गणित है, जब हमें विदेशी सामान खरीदने के लिए डॉलर ज़्यादा चाहिए होता है लेकिन विदेशियों को हमारा सामान खरीदने के लिए रुपया उतना नहीं चाहिए होता तो डॉलर मजबूत हो जाता है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। हाल के दिनों में हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि रुपए को लगातार गिरने देने में क्या समस्या है। वाजिब बात लगती है ना कि जब इतनी दिक्कत है तो क्यों ना हम रुपए को खुलकर गिरने दें और उसे बाजार के भरोसे छोड़ दें ताकि वो अपनी सही कीमत ढूंढ ले। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनघड़िया ने 21 मई को एक्स पर इस तरह की वकालत की। उनका कहना है कि 100 बस एक नंबर है, जैसे कि 99 या 101। तेल की कमी की समस्या लंबी चले या जल्दी खत्म हो जाए, अभी के लिए यही मुफीद है कि रुपए की कीमत गिरने दी जाए। और भी कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि जब रुपया कमजोर होता है तो इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा होता है, क्योंकि विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है, वो ज़्यादा सामान खरीदते हैं और इस तरह देश का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता है। ठीक इसी तरह जैसे रुपए की कीमत विदेशी बाजार में गिरती है तो बाहर से आने वाला सारा सामान यानी इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाता है, और जब चीजें महंगी होंगी तो देश में उनकी डिमांड अपने आप कम होने लगेगी। इसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि हमारा व्यापार घाटा यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का वो बड़ा अंतर जो हमेशा हमारी जेब खाली करता है उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। उदित मिश्रा का इस पर क्या कहना है, क्या मानना है, सुनिए। नॉर्मल कोर्स में ये बात सही है कि रुपए को अपना लेवल पे आना चाहिए, और ये चीज़ जो है इन जनरल हमारी इकोनॉमी को समझना है कि रुपए की वैल्यू जब जैसी गिरती हो उसे गिरने दें। लेकिन इस समय का जो सिचुएशन है उसमें कई और पेंच हैं। पहली बात तो ये है कि जो बोला जाता है और इंडियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है उसमें भी कुछ एंगुलरिटीज हैं। पहले बात जो बोला जाता है कि रुपए अगर गिर जाएगा तो एक्सपोर्टर्स को फायदा हो जाएगा। तो अब हमारे 40% एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं, कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे हैं जो री एक्सपोर्ट्स हैं, जिनको मतलब आप इंपोर्ट लाते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स और ज्वेलरी का हो गया, ऑयल का हो गया। तो उसमें अगर आपका रुपया गिर भी जाएगा तो उससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपका गिरेगा तो उतना महंगा हो जाएगा आपका इंपोर्ट, तो वो पास थ्रू है बेसिकली। इसके अलावा एक और वजह यह है कि बाजारों में बिकने वाले कई एक्सपोर्ट आइटम्स के मामले में भारत एक प्राइस टिकर है, ना कि प्राइस सेटर। इसका सीधा सा मतलब हमने उदित से पूछा। ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया प्राइस टेकर है, मतलब हम इतने दिग्गज एक्सपोर्टर्स नहीं हैं कि हम बता सकें बाहर के इंपोर्टर्स को, बाहर के कंज्यूमर्स को कि हम ये टी शर्ट इतने ही पे बेचेंगे। अक्सर ये होता है कि हम प्राइस टेकर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आप इतने पे बेचिए तो हम आपसे लेंगे। तो ऐसे में अगर एक्सपोर्ट्स रुपी डिप्रिशिएट भी कर जाता है तो वो आपको फोर्स करते हैं, बाहर के जो कंज्यूमर्स हैं वो फोर्स करते हैं कि देखिए आपको तो फायदा हो ही रहा है रुपी के डिप्रिशिएट करने से। पहले आप $1 पे टी शर्ट बेच रहे थे, $1 50 रुपए का था, अब डॉलर जो है $100 का है, तो आपको तो $50 का ऐसे ही फायदा है। आप $1 की प्राइस घटा के 60 सेंट्स कर दीजिए, मतलब $0.6 कर दीजिए। तो अक्सर हमें इस तरीके से भी झेलना पड़ता है। एक बात यह भी है कि इसका असर कैपिटल अकाउंट्स यानी निवेश के मोर्चे पर भी देखने को मिलता है। अगर रुपया लगातार गिरता रहा तो विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने लगेंगे। मान लीजिए भारतीय बाजार ने 10% रिटर्न दिया लेकिन रुपया 5% गिर गया, तो विदेशी इन्वेस्टर का जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो आधा रह जाएगा। इसलिए वो भारत में पैसा लगाने से कतराएंगे, क्योंकि 10% का जो बेनिफिट था उनको 5% ही मिल पा रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि आरबीआई कब तय करता है कि रुपए को अब गिरने से बचाना है।
किसी भी देश के पॉलिसी मेकर्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके पास कम से कम 10 महीने का इंपोर्ट कवर मौजूद हो। इंपोर्ट कवर यानी किसी देश के पास अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में इतना पैसा है या नहीं कि वो बिना कुछ कमाए अगले कुछ महीनों, जैसे हमारे केस में 10 महीने तक बाहर से जरूरी सामान मंगा सकें। बेसिकली जितना पैसा आप अपने गाड़े वक्त के लिए बचा कर रखते हैं उसे इंपोर्ट कवर कहा जाएगा। इसके अलावा और क्या कारण है, हमने उदित से पूछा। अगर ये धारणा बन गई है कि रुपी जो है वो गिर जाएगा और गिर रहा है, अगले 10 दिन में गिरेगा, अगले महीने भर में गिरेगा, अगर ये धारणा बन गई है तो होता क्या है कि जो इंपोर्टर्स हैं कंट्री में, जो आयात कर रहे हैं चीजें, वो तो जल्दी जल्दी डॉलर खरीदने लगते हैं कि यार कल बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा डॉलर, आज ही खरीद लेते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें डॉलर्स मिलते हैं अपने बिक्री के एवज में, वो जो है वो कहते हैं आप अपना जो बाहर का जो पैसा आना होता है उसे कहते हैं आप रुक जाइए, महीने भर बाद दे दीजिएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महीने भर बाद वो डॉलर इंडिया में ज्यादा रुपए में कन्वर्ट होगा। इन दोनों का इफेक्ट ये होता है कि डॉलर्स की कमी रहती है मार्केट में, और जो डिप्रिसिएशन हो रहा था, जो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, रुपये की वैल्यू घट रही थी, वो और हो जाता है। इस पूरी स्थिति को देखने का एक और नजरिया ये भी है कि आरबीआई के पास आज जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो असल में एक एसेट यानी अपनी खुद की संपत्ति होने के बजाय एक लायबिलिटी यानी कि देनदारी ज्यादा है। उदित का तर्क है कि व्यापार के मोर्चे पर हमारी लगातार बनी हुई कमजोरी की वजह से हम एक्सपोर्ट करके उतने डॉलर नहीं कमा पाते जितने डॉलर हम बाहर से सामान एक्सपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं, यानी हम लगातार व्यापारिक घाटे में रहते हैं। यही वजह है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपनी कमाई का नहीं बल्कि दूसरों से उधार या निवेश में मिला हुआ पैसा है, जो संकट आते कभी भी देश से बाहर जा सकता है। अब आते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट पर कि क्या इस तरह रुपए को गिरने से बचाने का कुछ फायदा है। इसे समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के एक बुनियादी नियम को जानना होगा। भारत में हम लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रुपया इस्तेमाल करते हैं, डॉलर नहीं इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे में अगर कोई भारतीय विदेश यात्रा से लौटते हैं और अपने साथ डॉलर लेकर आते भी हैं तो भी वो सारे डॉलर घूम फिर वापस आरबीआई के पास ही चले जाते हैं। इस तरह विदेशों से आने वाला डॉलर्स का एक बहुत बड़ा खजाना आरबीआई के पास इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। जब भी बाजार में रुपए पर दबाव बढ़ता है तब आरबीआई अपने इसी जमा किए डॉलर्स के खजाने का इस्तेमाल करता है ताकि रुपए के एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियल तरीके से सहारा दिया जा सके। यहाँ एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि आरबीआई कभी भी रुपए का कोई फिक्स लेवल या टारगेट तय नहीं करता कि इस नंबर से नीचे या ऊपर रुपए की कीमत नहीं जाने दी जाएगी। इसे विस्तार से समझने के लिए एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। आरबीआई का कोई एक स्थायी लेवल नहीं है रुपए का कि जिसको वो टारगेट करता है। आरबीआई हमेशा ये कहता रहा है कि हम ये चाहते हैं कि रुपए में जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ज्यादा ना हो, तो वो उसे ऐसे इंटरवीन करता है मार्केट में कि ना रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट इतनी जल्दी से बढ़ जाए ना जल्दी से गिर जाए। क्योंकि अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बनस्पत जल्दी से ऊपर नीचे होगी तो उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जो लोग ट्रेडर्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बाहर पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं और वैल्यू बदलती रही तो आप कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रुक जाएगी। ये उस तरह की बात है कि बाजार में अगर प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट करती रहेंगी, बदलती रहेंगी, तो सामान कोई खरीद नहीं सकता, इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो आरबीआई जो है तभी उतरता है जब उसे लगता है कि रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है जल्दी जल्दी, या बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर रहा है। आइदर वे वो उसमें इंटरवीन करता है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आरबीआई का ये बचाव का तरीका वाकई काम करता भी है। उदित लिखते हैं इसका सीधा जवाब है हाँ भी और ना भी, यानी यस और नो बोथ। अगर हम शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए देखें तो ये तरीका बिल्कुल काम करता है। पिछले कुछ सालों में हमारे सामने इसका जीता जागता उदाहरण रहा है, जब आरबीआई ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का जमकर इस्तेमाल किया। अगर आप पिछले 6 सालों का डेटा देखें तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग एक ही स्तर पर बना रहा, क्योंकि आरबीआई रुपए को एक झटके में गिरने देने के लिए या उसे काबू में रखने के लिए, उसे बचाने के लिए अपने खजाने से लगातार डॉलर निकाल कर बाजार में झोंकता रहा। भारत के पास इस वक्त लगभग 57.79 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 57.79 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत चिंताजनक है। उदित के मुताबिक असल में साल 2025 में रुपए की जो तेज गिरावट शुरू हुई उससे पहले रुपए को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा संभाला गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि मीडियम टर्म आते आते रुपए को बचाने के लिए इतने सारे डॉलर्स बेचने का आरबीआई का पूरा फैसला अंत में जाकर नाकाम साबित हुआ, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार रुपया बहुत तेजी से और बहुत भारी गिरावट के साथ नीचे गिर गया। जैसा कि हमने आज के इस वीडियो में देखा कि दोनों ही रणनीतियों के अपने अपने नफे और अपने अपने नुकसान हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस बोथ है।
रुपए को बचाना और रुपए को उसके हाल पर छोड़ देना, दोनों ही तरीके अलग अलग हालात में सही भी साबित हो सकते हैं और पूरी तरह फेल भी। अब ऐसे में कुछ बड़े सवाल हैं कि हमारे भारतीय पॉलिसी मेकर्स को आखिर क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने कीमती डॉलर्स को खर्च करके रुपए को आर्टिफिशियल सहारा देते रहना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहिए कि रुपए को किसी भी सहारे की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा जटिल संतुलन है जिसे साधना ही देश के अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपको क्या लगता है, भारत के लिए इस समय कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।